गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए अभी अभी आप लोगों का मैथ का वीडियो जो है वो बना है, एक मैथ का वीडियो, उसको अभी अपलोड किया जाएगा। और अब दूसरा जो वीडियो बनने जा रहा है वो इंग्लिश का है, और इसके बाद जो वीडियो बनेगा वो साइंस का बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बेसिक तौर पे, एकदम बेसिक, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश छोटे स्तर से देखेंगे। ठीक है, चलिए इंग्लिश का नाम सुने हैं और आपको पता है कि आपके स्कूल में इसे एक सब्जेक्ट के तौर पे माना जाता है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि इंग्लिश जो होती है वो एक सब्जेक्ट नहीं होता है, उसको क्या माना जाता है, एक लैंग्वेज। और लैंग्वेज की हिंदी होती है भाषा। ठीक है, मतलब इंग्लिश को एक सब्जेक्ट मतलब विषय ना मान करके उसको क्या माना जाता है, उसको भाषा माना जाता है। और किसी भी भाषा को बोलने, पढ़ने या लिखने के लिए जो भी है उसकी एक यूनिट होती है, साउंड। उसका एक साउंड होता है और उस साउंड को प्रदर्शित करने के लिए एक सिंबल बनाए जाते हैं। जैसे हमने आपके सामने एक वर्ड लिखा है, जैसे हमने लिखा पी। पी क्या है? पी जो है एक साउंड है और इसको जो इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आप पढ़े होंगे कि जैसे फोर्स, बल को आप एफ से प्रदर्शित करते हैं, उसी तरह इंग्लिश में जो है टोटल 26 साउंड होते हैं। कितने साउंड होते हैं इंग्लिश में? टोटल 26 साउंड, या उसी को आप बोलते हैं 26 लेटर्स। आप इसे 26 साउंड बोल लीजिए या 26 लेटर्स बोल लीजिए, बात एक ही है। तो कहने का मतलब आपके इंग्लिश में 26 साउंड हैं और उसी 26 साउंड को एक सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है, जिसको आप कहते हैं ए से जेड तक टोटल हैं। ए से जेड तक टोटल कितने लेटर हैं? 26 लेटर हैं। और कहने का मतलब आप लेटर की डिफिनीशन दोगे तो क्या दोगे? यदि आप लेटर की परिभाषा जानना चाहोगे तो बताना चाहोगे किसी को, तो कैसे बताओगे? इसी ध्वनि साउंड की हिंदी होती है ध्वनि। आपके मुंह से जो निकलता है ध्वनि, उसी को कहा जाता है। देखिए साउंड को प्रदर्शित करने वाला सिंबल जो होता है उसी को क्या कहते हैं? लेटर बोला जाता है। ठीक है, और कहने का मतलब जैसे लेटर की बात करेगा, जैसे हमने आपके सामने लिख दिया एम, तो एम क्या है? एम जो है एक ध्वनि है और इसको प्रदर्शित करने वाला एक ये सिंबल है। ठीक है, तो कहने का मतलब आप जो है इंग्लिश में कह सकते हो 26 लेटर होते हैं, और आप इसी 26 लेटर को बांटते हैं। किस में बांटते हैं? उसमें आप बोलते हैं कि 21 जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट्स होता है, और जिसमें 5 जो है उसको वॉवेल्स माना जाता है, और इसमें 2 जो हैं वो सेमी वॉवेल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें 2 जो हैं सेमी वॉवेल्स के नाम से जानते हैं। और सेमी वॉवेल्स में आप नाम सुने होंगे W और Y। W और Y इन दोनों को क्या माना जाता है? सेमी वॉवेल्स माना जाता है। और कहने का मतलब आप देख लीजिए, सामने है आपके सामने, इसको देखिए हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। कंसोनेंट को हिंदी में बोलते हैं क्या? व्यंजन। और वॉवेल्स को हिंदी में बोलते हैं स्वर, और इसको बोलते हैं अर्धस्वर। इसको सेमी वॉवेल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कभी कभी कॉन्सोनेंट्स का भी काम कर देता है, कभी कभी वॉवेल्स का भी काम कर देता है। इसी कारण इसको क्या बोला जाता है? सेमी वॉवेल्स। ठीक है, चलिए लेटर समझ में आया? टोटल कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर हैं। कोई पूछे कि ध्वनि कितना है, इंग्लिश में कितनी ध्वनियाँ होती हैं, तो आप कहेंगे 26 ध्वनियाँ, और उन्हीं ध्वनियों को ही क्या कहा जाता है? लेटर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ए से जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं, और इनको कंबाइंड तौर पे आप नाम देंगे तो इनका कंबाइंड तौर पे नाम होता है अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट की हिंदी होती है वर्ड माला। ठीक है, अल्फ़ाबेट की हिंदी क्या होती है? वर्ड माला। ठीक है, चलो अभी हमने लेटर के बारे में देखा। अब चलिए लेटर के बाद अब वर्ड्स पे आते हैं। तो लेटर के बाद वर्ड्स में क्या आते हैं भाई? देखिए, जब लेटर को एक, देखिए
एक ग्रुप में रखा जाता है, इसी लेटर को एक ग्रुप में लिखा जाता है तो उसका एक अर्थ निकलता है। जैसे हमने आपके सामने लिखा COWMAN, देखिए एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर, तो टोटल 3 लेटर हैं। और इसको निकाल कर आप किसको जानते हैं कि इसको क्या बोला जाता है? काऊ। और काऊ मतलब क्या होता है? गाय। और MAN मैन, और मैन मतलब क्या होता है? आदमी। तो बताओ, इसमें 3 लेटर, इसमें 3 लेटर, मतलब ये कंबाइंड होकर के एक वर्ड बना रहे हैं। ये क्या कंबाइंड होकर के क्या बना रहे हैं? एक वर्ड बना रहे हैं। और शर्त बस केवल इतना है कि लेटर तो कंबाइंड होते हैं, एक दूसरे के समूह बनाते हैं, तो जब समूह बनाएंगे तो उनका एक अर्थ निकलेगा। अब अर्थ निकलेगा तब वो वर्ड कहलाएगा, और अर्थ नहीं निकलेगा तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। जैसे मान लो शब्दों का, देखो वर्ड की डिफिनीशन देखिए या वर्ड की परिभाषा देख लीजिए। शब्दों का ऐसा समूह जिनका एक अर्थ होता है, ठीक है, शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक अर्थ हो उसे वर्ड कहा जाता है। यदि अर्थ नहीं निकल रहा है, जैसे हमने कहा NOS, हमने कहा NOS, इसका कुछ अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इसको आप वर्ड नहीं बोल सकते। यदि आप इसको वर्ड कह रहे हैं तो ये गलत है, ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, ठीक है। अब देखिए, आप लेटर से वर्ड बनाए तो उसका एक मीनिंग निकला, तभी वो वर्ड कहलाया। अब इसी तरह सेम टू सेम यही भी है, वर्ड से ही आपका सेंटेंस बनाया जाता है। वर्ड से ही क्या बनाया जाता है? एक सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे हमने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। देखो इसमें 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड, 6 वर्ड, टोटल कितने वर्ड हैं? इतने सारे वर्ड हैं, ठीक है। तो ये वर्ड आपस में कंबाइंड हुए और कंबाइंड होकर के एक सेंटेंस बना दिए। और देखिए, सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? वाक्य, ठीक है। अब देखिए, इसका एक अर्थ निकल रहा है। द बुक इज़ ऑन द टेबल मतलब हुआ बुक जो है वो टेबल पे रखी हुई है, तो इसका एक अर्थ निकल रहा है। अब जैसे हमने आपके सामने कहा, ही सेड टू मी, अब बताओ क्या ये सेंटेंस होगा? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा भाई? कुछ पता चल रहा है? क्या कहा? नहीं पता चल रहा है, तो आप इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। ये जब भी आएगा तो इसके आगे भी कुछ आएगा, तब एक अर्थ कंप्लीट होगा, तब ये सेंटेंस माना जाएगा। यदि केवल इतना आप लिख दिए तो आप इसको सेंटेंस नहीं मान सकते, ठीक है। इसलिए आप ये भी ध्यान रखिए कि कोई भी आप सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसका भी एक मीनिंग निकलना चाहिए, तब वो सेंटेंस कहलाएगा। यदि उसका मीनिंग नहीं निकल रहा है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। चलो, अब देखो इंग्लिश में आप पढ़ते क्या हो? यही वर्ड जो है, आप जो है हमेशा से शुरू से ही एक वर्ड पढ़ते आए हो इंग्लिश में। इंग्लिश में जो है 8 वर्ड पढ़ते आए हो और उसी का सब खेल है, उन्हीं 8 वर्ड का ही सब खेल है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और आर्टिकल। आप जब एक सेंटेंस बनाते हो तो इनमें से यही सब वर्ड होते हैं उस सेंटेंस में। आप जैसे कुछ भी सेंटेंस लिखोगे तो उसमें होता है क्या? कोई नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, कोई वर्ब होगा, कोई एडवर्ब होगा, कोई एडजेक्टिव होगा, कोई प्रीपोजिशन होगा, कोई कंजंक्शन होगा, कोई आर्टिकल होगा भाई। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी वर्ड लिखोगे, जो भी सेंटेंस बनाओगे, उसमें इन 8 वर्ड में से कोई ना कोई आपका रहेगा ही। या तो सब रहेंगे, या तो इनमें से 2-4 रहेंगे, या 3 रहेंगे, या 1 रहेंगे, जो भी है आपका इन 8 वर्ड्स में से रहेंगे ही। और इंग्लिश पढ़ने के लिए या लिखने के लिए या जानने के लिए आपको इनका नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश जो है, जितना आप लोग मानते हैं ना, इंग्लिश कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश जो है बहुत आसान सब्जेक्ट है। यदि बस वही कहा जाता है कि उसको बेसिक स्तर से एकदम पढ़ना पड़ेगा, एकदम निचले स्तर से पढ़िए तब जाके कुछ काम बनेगा।
आप पढ़ते आए हैं, लेटर पढ़ते आए, वर्ड पढ़ते, अभी लेटर की डेफिनेशन पूछ दोगे तो नहीं आएगा किसी को। लेटर क्या होता है? देखो लेटर जो होता है, आप जो ध्वनि होता है जिसको आप प्रदर्शित, जैसे हमने कहा जेड है तो जेड ये सिंबल है और इसका ध्वनि क्या है? जेड। इसको क्या पढ़ते क्या है? आपके मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसी को ध्वनि बोलते हो ना। तो इसका ध्वनि रूप क्या दिया गया? जेड। लेकिन प्रदर्शित करने के लिए कैसे प्रदर्शित किया गया? ऐसे प्रदर्शित किया गया। तो ऐसे आपको सब कुछ समझना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है भाई यही वर्ड है, 8 वर्ड जो आपको बहुत परेशान करते हैं और इन्हीं में पूरी इंग्लिश, पूरी की पूरी इंग्लिश इसी में अटकी हुई है। आप बस इसको बेसिक तौर पे पढ़ने की ज़रूरत है। आप पढ़ते हैं टेंस पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं, नरेशन पढ़ते हैं, तो ये सब क्या होता है? ये सब वर्ब के ही एक फॉर्म होते हैं जो आप पढ़ते हैं। टेंस पढ़ते हो, टेंस क्या होता है? देखो ये वर्ब से क्या मतलब है आपका? ये वर्ब पढ़ते हो ना, वर्ब तो टेंस से ही बनता है। टेंस बराबर वर्ब, यदि आप वर्ब जानते हैं तो टेंस तो आप जान गए आराम से। टेंस वही होता है जो इसका टाइम बताता है। वर्ब जानते हैं? वर्ब जो होता है वो किसी के, वर्ब को आप एकदम सामान्य भाषा में लिखेंगे काम, ठीक है। काम जो है मतलब सामान्य भाषा में वर्ब को आप यदि हिंदी में जानना चाहेंगे तो जो काम, एक आदमी जो काम करता है उसी को क्या बोला जाता है? वर्ब। अब देखो टेंस कैसे बनता है? वो काम का समय होता है। टेंस जो होता है वो काम का क्या होता है? समय। समय क्या होगा? जैसे वो प्रेजेंट या तो इस समय होगा, या तो वो काम पास्ट में रहा होगा, या तो वो काम फ्यूचर में, इसलिए इसका नाम टेंस रख दिया गया। काम तो वही भाई, देखिए सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो भाई आप ही एक जो है, जैसे एक सेंटेंस बनता है तो एक सेंटेंस के कितने भाग पड़ते हैं? देखो एक पहला जो वर्ड होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट कहा जाता है उसको। सेंटेंस का जो पहला वर्ड है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अदर वर्ड्स में आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो सेंटेंस का पहला भाग जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, फिर दूसरा भाग वर्ब होता है और तीसरा भाग ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको टेंस जानना है तो टेंस के लिए आपको बस काम को जानना पड़ेगा। जब भी आप टेंस के बारे में सुनेंगे तो आप कहेंगे कि हमको वर्ब का नॉलेज होगा तभी हम टेंस जानेंगे। तो सब्जेक्ट क्या होता है? कोई व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति कुछ काम करता है तो उस काम का प्रभाव जिस पे पड़ता है वही तो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का। तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्ट वो मैं हो गया और जो पढ़ाना वो काम हो गया, और इस काम का असर किस पे पड़ेगा? आप लोगों पे पड़ेगा ना। तो यही चीज़ है, सब्जेक्ट द्वारा काम किया गया, जो काम करता है वो किसी और पे जो उसका जब प्रभाव पड़ता है तो उसी को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो कहने का मतलब है सब्जेक्ट कुछ काम करेगा और वो काम जो है वो 3 तरीके से कर सकता है, या तो वो वर्तमान में करेगा काम, या तो वो पास्ट में किया रहा होगा, या तो फिर आगे वो करेगा। इसीलिए 3 टेंस बनते हैं आपके, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 टेंस बनता है, ठीक है। चलिए अभी हमने आपसे कहा कि वर्ब बराबर होता है टेंस। अभी हमने आपसे कहा कि वर्ब बराबर होता है टेंस। तो कैसे वर्ब बराबर टेंस होता है? हमने कहा कि कोई व्यक्ति जो भी काम करता है उसी को वर्ब कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति जो काम करता है, जो व्यक्ति काम करता है उसी को हम कर्ता बोलते हैं। जो व्यक्ति जो भी काम करता है उसी को कर्ता कहते हैं। और कोई भी काम जो है वो 3 तरीके से हो सकता है, या तो वो काम इस समय होगा प्रेजेंट में, या तो वो काम पास्ट में होगा, या तो वो काम फ्यूचर में, किसी एक समय में तो वो काम हुआ रहा होगा या होगा या जो भी है, ठीक है। लेकिन यही तीनों पॉसिबिलिटी ही बनते हैं। तो होता क्या है कि काम का जो समय है वही टेंस होता है, ठीक है। काम का जो समय होता है वही टेंस होता है। तो जैसे जब आप वर्ब पढ़ते हैं तो उसमें आपको बताया जाएगा कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। 5 फॉर्म, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। जैसे V1, V2, V3, V4 और V5। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म। यही वर्ब तो आपका टेंस बन जाएगा। यदि V1 आएगा, V5 तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। यदि V1 या V5 आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट,
V2 आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट आपका टेंस बनेगा। जब V2 आएगा तो आपका टेंस क्या बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट। V3 आएगा तो परफेक्ट टेंस बनता है, और V4 आएगा तो कंटिन्यूअस बनता है। ठीक है। V1 या V5 आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, V2 आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, V3 आएगा तो परफेक्ट, और V4 आएगा तो कंटिन्यूअस। कहने का मतलब हम केवल वर्ब पता कर लिए, हमको टेंस का क्या चल गया? टेंस का पता चल गया। आप पढ़ते हैं जैसे प्रेजेंट टेंस में 4 टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस जो होता है, वर्तमान में जो आप काम करते हैं, जो भी आपका डेली बेसिस एक्शन होता है, या तो कोई परमानेंट एक्शन होता है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, तो ये तो डेली का बेसिस एक परमानेंट काम हो गया ना, उसी काम को ही प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। ठीक है। वही काम जो होता है, जैसे डेली बेसिस का जो भी काम होता है, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे हमने कहा वह सोता है, वह सोता है, तो ये एक परमानेंट काम हो गया, भाई सोता ही है, सोता है, तो ये एक परमानेंट काम हो गया, ये परमानेंट काम हो गया। तो जब ये परमानेंट काम हो गया तो आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। जैसे वह सो रहा है, अब ये सो रहा है मतलब आपको लग रहा है कि जो काम हो रहा है वो लगातार, मतलब जिस समय आप बोल रहे हैं वो काम हो रहा है। तो किसी समय जो भी आप जो काम बोल रहे हैं और वो काम हो रहा है, तो आप उसको कंटिन्यूअस बनाते हैं। अब वो निर्भर करता है कि वो प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। ठीक है। तो यही देख लीजिए, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट आपका प्रेजेंट का भी परफेक्ट बन सकता है, पास्ट का भी, और प्रेजेंट का, पास्ट का, दोनों का और फ्यूचर का भी परफेक्ट, तीनों का परफेक्ट बनता है, और तीनों का कंटिन्यूअस भी बनता है, और तीनों का इंडेफिनिट भी बनता है। तो देखिए, परफेक्ट और कंटिन्यूअस जो होता है ये अकेले है, तो कहने का मतलब, अकेले का कहने का मतलब आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का बना सकते हैं। इसको भी आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों का बना देते हैं। और ये जान लीजिए कि वर्ब में जब आप पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब में आप पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब, और वही हेल्पिंग वर्ब बताता है कि आप जो काम कर रहे हैं, वही हेल्पिंग वर्ब भी बताएगा कि आप जो काम कर रहे हैं कि वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। ठीक है। तो देखिए, छोटी छोटी बातों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यदि आप छोटी छोटी बातें नहीं ध्यान देंगे तो आपसे बड़ी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ठीक है। यदि देखिए, उसी तरह जैसे लेटर मिल मिल करके एक वर्ड बना, और वर्ड मिल मिल के एक सेंटेंस बना। ठीक है। तो और उस सेंटेंस को ये कंजंक्शन जोड़ जोड़ के एक बड़ा सेंटेंस बनाता है। उसी तरह हर एक प्रक्रिया चलती रहती, जुड़ती रहती है। तो कहने का मतलब, यदि आप लेटर नहीं जानते, वर्ड नहीं जानते, तो सेंटेंस क्या बनाओगे? बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो कहने का मतलब है, इंग्लिश में आपको ये 8 वर्ड ही पढ़ना होता है। जिंदगी भर जो भी जैसे भी पढ़ते आए हो, यही 8 वर्ड ही पूरी इंग्लिश है। इसी में आपको रीडिंग करना है, मतलब पढ़ना सीखना है इसी से ही, इसी का राइटिंग करना है, इसी का सब कुछ इसी का है। यही 8 वर्ड पढ़ लिए तो इंग्लिश आपके हाथ में हो जाता है। हर जगह आपको इसी 8 वर्ड का जिक्र करना है। आप भले ही दूसरे तरीके से देखो। अब कहोगे कि सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो काम करता है, और सब्जेक्ट के जगह ही हमेशा नाउन आता है। सब्जेक्ट के जगह ही हमेशा नाउन आता है, याद रखिए। नाउन हमेशा कहाँ आता है? सब्जेक्ट के जगह आता है। और प्रोनाउन, नाउन के जगह जो आता है उसको प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं कि प्रोनाउन का यूज किया जाता है ताकि कोई सी नाउन को बार बार रिपीट करने से रोका जाए। यदि किसी नाउन का जो बार बार रिपीटेशन होता है, यदि जैसे किसी का नाम बार बार लेते तो आपको इरिटेशन होता है, तो इसीलिए नाउन के जगह हम लोग प्रोनाउन का यूज कर देते हैं। जैसे हमने कहा, राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है। और फिर हमने कहा, राम इज़ ए पुअर बॉय। तो देखिए, राम राम यहाँ पे 2 बार हो गया है, तो इसको आप केवल यहाँ पे प्रोनाउन ही का यूज करके आप इसको बना सकते हो। ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है कि भैया जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश में किसी भी नाम को बार बार आने से रोकने के लिए उसके जगह पे किस चीज़ का यूज किया गया? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को भी आप नाउन मान सकते हैं, दोनों बराबर ही हैं, बस इसके जगह इसका यूज किया जाता है। अब देखो, राम के जगह किसका यूज किया गया है? ही का यूज किया गया है। तो नाउन के जगह जिस चीज़ का यूज किया जाए उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोला जाता है। और देखो वर्ब क्या होता है? वर्ब जो काम होता है, वर्ब से आप टेंस पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे और फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब, आगे चल के बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो एक एक कहने का मतलब यदि आप सीक्वेंस वाइज चलेंगे, आप स्लो चलेंगे, मतलब बेसिक तौर पे हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनको समझना है बढ़िया से, ठीक है। चलिए हम लोग जो है कल जो है थोड़ा सा टेंस के बारे में शुरुआत करेंगे। टेंस के बारे में बाकायदे एकदम जीरो लेवल से टेंस को पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग जो है क्लास 10th का जो है बेसिक लेवल वो क्लास चला रहे हैं। क्लास 10th का CV कैंपस के थ्रू चल रहा है क्लास आपका। इसमें जो है भाई अभी सोचे हैं कि जैसे धीरे धीरे आपका अभी तो 10th का ही क्लास चल रहा है जिसमें आपको मैथ, साइंस और इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट का कोशिश किया जाएगा कि डेली जो है एक एक वीडियो आपको मिल जाया करे। आप घर पढ़ के पढ़िए भाई, ठीक है। लॉकडाउन के दौरान ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं देना है। बस आपको चैनल, जो भी हम लोग चैनल बनाए हैं, चैनल यही है, CV कैंपस के थ्रू है, चैनल का नाम ही है यही CV कैंपस ही चैनल का नाम है। आप YouTube पे सर्च करेंगे तो ये आपके सामने आएगा, उस पे जो है वीडियो आपको मिलेगी। हम लोग आज से ही कोशिश कर रहे हैं कि आज से ही वीडियो अपलोड करना शुरू कर दें ताकि आप लोग घर बैठे आसानी से और अच्छे से पढ़ाई करें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।